हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीडीएस स्टडी बाय सौम्या अग्रहरी। बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर में यानी कि पार्ट 3 में ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के बारे में पढ़ा था। उनकी स्टेनिंग पढ़ी थी, बैक्टीरिया की कैसे स्टेनिंग होती है, और उसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ा था। तो इस लेक्चर में बच्चों हम लोग आज यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और आप इसी तरह नोट्स बनाते रहिए, कंटिन्यू रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं लेक्चर को अपलोड करूं। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग पढ़ी थी बैक्टीरिया की, एंड उनमें कंपैरिजन पढ़े थे, डिफरेंस पढ़ा था। फिर उसके बाद और उसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स पढ़े थे, प्रोकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर भी देखा था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। अब आगे हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में देखते हैं। तो बच्चों, यूकैरियोटिक सेल्स, यू का मतलब क्या होता है? एक सेकेंड, हम लोग इसे जल्दी से पढ़ते हैं, ज़्यादा ना खींचते हुए। तो यूकैरियोटिक सेल्स बच्चों क्या होता है? यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक यानी कि कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इसमें तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाएगा यूकैरियोटिक सेल में, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या था? प्रोकैरियोटिक सेल में क्या था? वहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था वहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, ठीक है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस था। जबकि यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा देखने को। और यूकैरियोटिक सेल क्या क्या मतलब यूकैरियोटिक कौन कौन सी सेल्स हो सकती हैं? जैसे कि प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल एंड फंजाई। ओके, ये हो गई आपकी, यही मैंने बताया कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस है तो उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मिलेगी। ओके, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। इसके बाद इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा तो जो भी जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लियर मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर अच्छे से लोकलाइज्ड होंगे, इधर उधर साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए नहीं होंगे। ओके, जैसे कि प्रोकैरियोट्स में क्या था कि वो बिखरे हुए थे, लोकलाइज्ड नहीं थे, जबकि यूकैरियोट में क्या होता है कि न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो अच्छे तरीके से लोकलाइज्ड होंगे। और सारे जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे लोकलाइज्ड होंगे? इनटू क्रोमोसोम में। ओके, अच्छे से क्रोमोसोम में ये ऑर्गेनाइज्ड होंगे। ठीक, फिर इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होंगी, जबकि प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर का मतलब जिसमें कि मेम्ब्रेन मिलती हो, मेम्ब्रेन चारों तरफ उनके देखने को मिलती हो जो भी ऑर्गेनेल्स हों। ठीक है, अब आगे है कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, कि यूकैरियोटिक सेल है तो दोनों एक ही जैसे होंगे, नहीं। प्लांट सेल में जैसे आप देखोगे सेल वॉल होती है, इनका मेन कैरेक्टर होता है कि इनमें सेल वॉल होती है, जबकि यूकैरियोट सेल में नहीं होती है। और इसी तरीके से प्लास्टिड्स जो है ये भी आपको किसमें? प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। और सेंट्रल वैक्यूल जो कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल से प्लांट सेल में देखने को मिलेगा, ये तीनों प्लांट सेल में देखने को मिलेंगे। जबकि इसी तरीके से एनिमल सेल जैसे होते हैं उसमें सेंट्रियोल देखने को मिलेगा, जबकि प्लांट सेल में नहीं होते हैं। कहाँ? प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके यूकैरियोटिक सेल्स हो गई। अब हम लोग आगे देखेंगे बच्चों कि सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, ये क्या होते हैं। तो हम लोगों ने प्रोकैरियोट में भी सेल मेम्ब्रेन पढ़े थे, तो ये दोनों में होंगे प्रेजेंट, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दोनों में देखने को मिलेगा। और बच्चों ये क्या होते हैं? ये काफ़ी थिन होते हैं, इलास्टिक होते हैं, रेस्पिरेबल होते हैं, ट्राइलैमिलर होते हैं। यहाँ पर ट्राइलैमिलर का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? ट्राइलैमिलर का मतलब हम लोग आगे देखेंगे कि पोलर और नॉन पोलर से मतलब है, मतलब कि यहाँ पर जो भी लेयर बनाते हैं ये ट्राई लेयर बनाते हैं। जैसे कि
एक सेकेंड बताती हूँ। इनका मतलब ये होता है कि ये इसमें 2 लेयर जो होती हैं वो हेड की होती है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। 2 लेयर जो होती हैं वो हेड की होती हैं, जबकि 2 लेयर 2 लेयर ऑफ, नोट कर लीजिए यहीं पे ही, 2 लेयर ऑफ हेड जो कि क्या होती हैं, हाइड्रोफिलिक होती हैं, हाइड्रोफिलिक होती हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, आगे आपको आ जाएगा। एंड सेकंड है कि 1 लेयर ऑफ 1 लेयर ऑफ किसकी होती है, टेल की, जो कि हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक होगा। ओके, तो इस तरीके से ट्राइलैमिलर ये होते हैं, जबकि और लिपोप्रोटीन होते हैं, यानी कि लिपिड एंड प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, लिपिड एंड प्रोटीन के होते हैं, ठीक। और बच्चों इनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन देखने को मिलेगी, यानी कि पहले प्रोटीन जो कि 40 to 75% है, लिपिड का जो है वो 25 to 60% है, वाटर यहाँ पे 20% देखने को मिलेगा, एंड सैकेराइड्स जो होते हैं वो 1 to 8% देखने को मिलेंगे, जैसे कि मेनली क्या होते हैं, ऑलिगोसैकेराइड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं बच्चों, प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन बच्चों ग्लोबुलर होते हैं। ग्लोबुलर मतलब ये होता है कि स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं अपने स्ट्रक्चर में, देखने में, शेप में, ठीक है, स्फेरिकल होते हैं, इसलिए इन्हें ग्लोबुलर लाइक स्ट्रक्चर बोला गया है। और ये क्या करते हैं कि ये कैरियर्स, एंजाइम, एक्सेप्टर्स, इन सब का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है। और साथ में ये मेम्ब्रेन, प्रोटीन का काम क्या होता है कि मेम्ब्रेन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराना, मेम्ब्रेन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराते हैं प्रोटीन्स, जबकि लिपिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। बेसिक स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड कराता है, लिपिड कराती है, ठीक है। और लिपिड मेनली कौन से लिपिड, फॉस्फोलिपिड्स, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स टर्म दिया गया है, लिपिड्स आर मेनली फॉस्फोलिपिड्स, और ये क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना ऊपर कि ये ट्राइलैमिलर होते हैं, तो आके देखते हैं। फॉस्फोलिपिड्स का मतलब बच्चों होता है कि इसमें हेड एंड टेल होता है, 2 होते हैं, हेड एंड टेल। हेड का मतलब आप ये देखो, ये हो गया एंड ये, ठीक है। हेड का मतलब हो जा, ये हेड है आपका एंड ये टेल है, ठीक है। हेड क्या होते हैं, पोलर होगा, यस पोलर होगा, जबकि ये टेल क्या होगा, नॉन पोलर होगा। और आगे अच्छी बात ये कही गई है कि ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक कैसे होते हैं बच्चों, अभी हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आगे, ये वाला स्ट्रक्चर जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब ये बहुत सारे इसी तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं फॉस्फोलिपिड, तो ये जो पार्ट होता है ये पूरा एक्वस होता है। क्या होता है, एक्वस होता है। यहाँ पे भी ऐसे ही बनाते हैं ये, तो ये भी एक्वस हो गया, क्या होते हैं, एक्वस हो गया, ठीक है। इनमें वाटरी होते हैं, यानी कि वाटर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो पोलर पार्ट होता है वो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर लविंग होता है, जबकि जो टेल होता है यहाँ अंदर वाला पार्ट होगा, यहाँ पे वाटर नहीं होगा, तो इसलिए ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये आपके हो गए दोनों, ठीक। अब आगे है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, हम लोग देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में 3 मॉडल आते हैं। कितने मॉडल आते हैं, 3 मॉडल्स आते हैं। 3 मॉडल जो कि अलग अलग साइंटिस्ट ने उसे दिया, उनकी थ्योरी रखी, और सबसे ज़्यादा कौन सा मोस्ट एक्सेप्टेड है ये भी हम लोग देखेंगे। बट 3 मॉडल के हम लोग ऐसे ही ओवरव्यू ऐसे ही देख लेते हैं कि इनको किसने दिया था। फर्स्ट मॉडल है लैमिलर या सैंडविच मॉडल, लैमिलर या सैंडविच मॉडल, जिसे डेनियले एंड डेवसन ने दिया था। डेनियले एंड डेवसन ने दिया था, जिसमें क्या उन्होंने बताया कि इसमें सैंडविच मॉडल इसलिए कहा गया क्योंकि
बच्चों यहाँ पे इन्होंने जो लिपिड को रखा ये बीच में था और दोनों तरफ क्या थे, फॉस्फेट अरे प्रोटीन थे। ठीक है, ये आपका हो गया लिपिड एंड ये हो गए आपके प्रोटीन। तो इसमें 4 लेयर बताया इन्होंने कि 2 लेयर प्रोटीन की और 2 लेयर लिपिड की, जो कि दोनों लिपिड अंदर होंगे और बाहर की तरफ कौन होगा, प्रोटीन। ये आपका लैमेलर एंड सैंडविच मॉडल हुआ। ठीक है, बट ये इतना अच्छा मॉडल नहीं था। आगे जो है एक दूसरा मॉडल आया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसे कि किसने दिया, रॉबर्टसन ने दिया। किसने दिया, रॉबर्टसन ने दिया। और इसमें क्या बताया इन्होंने कि इसमें 3 लेयर होती है, सिर्फ एक ही लिपिड की लेयर होती है, जबकि 2 क्या होती हैं, प्रोटीन की लेयर होती हैं। किसकी होंगी, 2 प्रोटीन की लेयर। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में 3 लेयर बताया। अब आगे हम लोग देखेंगे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये भी फेल हो गया। बट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, जो कि बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बच्चों ये कहा कि इसमें 2 लेयर जो हैं वो लिपिड, 2 लेयर जो हैं वो लिपिड की हैं। और यहाँ पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में 2 फॉस्फोलिपिड यानी कि बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड विद प्रोटीन, 2 फॉस्फोलिपिड की लेयर प्रोटीन के साथ बनाती है। ठीक है, ये हो गया आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो अब हम लोग इसी को ही पढ़ेंगे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में ही। और बच्चों यहाँ पे एक चीज़ और है कि जब सेल मेम्ब्रेन में आपके एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन की सेकेंड लाइन है उसको हम पढ़ रहे हैं, स्पेशली इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBC इनेबल्ड द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जब माइक्रोस्कोप नहीं था तो उस समय क्या हुआ कि उन्होंने साइंटिस्ट ने क्या लिया कि RBC को लिया। RBC को इसलिए लिया बच्चों, RBC को इसलिए लिया क्योंकि इसमें कुछ जो भी ऑर्गेनेल्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए इन्होंने इसको लिया ताकि इसकी अच्छे से स्टडी की जा सके। ठीक है, मेम्ब्रेन की, तो इसलिए इन्होंने RBC को लिया। ठीक है, और फिर इसी तरीके से जो सेल मेम्ब्रेन, ह्यूमन में जो मेम्ब्रेन होते हैं यानी कि इरिथ्रोसाइट का मेम्ब्रेन, उसमें लगभग कितना मिला, 52% प्रोटीन मिला, 52% प्रोटीन मिला एंड 40% क्या था, लिपिड था। ओके, तो इस तरीके से देखा गया। फिर इसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में दो मतलब ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। ठीक है, इसे ही एक्सेप्ट किया गया। अब आगे क्या थे कि दो तरीके से प्रोटीन पाई जाती हैं। इसमें प्रोटीन 2 तरीके से पाई जाती हैं, जो कि पहला है पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरा है इंटीग्रल या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, तो पेरिफेरल में ये होगा बच्चों, जैसे कि पेरिफेरल प्रोटीन, ये मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है। ठीक है, पेरिफेरल क्या होगा कि ये बाहर की तरफ होगा, यानी कि ये बाहर मेम्ब्रेन के सरफेस पर मिलेगा। पेरिफेरल से ही समझ में आ रहा होगा कि ये क्या, कहाँ पे मिलेगा, सरफेस पर मिलेगा। देखने को ये सरफेस पर होगा, ऑन सरफेस। और जबकि इंटीग्रल प्रोटीन जो होगा वो मेम्ब्रेन के अंदर होगा। ठीक है, पार्शियली ये अंदर होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन के। तो इस तरीके से एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन को बताया गया है। ठीक, फिर इसके बाद क्या होते हैं बच्चों कि ये इंटीग्रल प्रोटीन और लिपिड लेयर जब दोनों मिल करके एक मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा गया। जैसे कि इंटीग्रल प्रोटीन जो कि लिपिड लेयर के साथ मिलेगी, देखने को लिपिड लेयर के साथ देखने को मिलेगी, तो वो क्या करेंगे, प्रोटीन के साथ मिल करके, इंटीग्रल प्रोटीन के साथ मिल करके एक मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। और बच्चों ये रहा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये शो करता है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया पोलर, ठीक है, ये पोलर साइड हो गई आपकी,
ये पोलर हो गया एंड ये नॉन पोलर साइड हो गया। यहाँ पे जो पोलर साइड यानी कि पोलर साइड जो भी साइड हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग होगा, क्योंकि ये जो एरिया होता है यहाँ पर वाटर प्रेजेंट होगा यानी कि एक्वसी होता है, सॉरी ये क्या होते हैं, एक्वस होगा। यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, एक्वस होता है, ठीक है। तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे, ये पोलर यानी कि हाइड्रोफिलिक हो जाएगा, जबकि अंदर वाला जो पार्ट है ये क्या होगा, नॉन पोलर होगा यानी कि हाइड्रोफोबिक होगा। ठीक, इस तरीके से ये आपकी फॉस्फोलिपिड लेयर बाई लेयर बनाती है, ठीक है, बाई लेयर बनाएगा। ठीक, ये हो गए आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक, इसी तरीके से ये जो भी ये इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन और ये फॉस्फोलिपिड मिलकर के क्या बनाते हैं, एक मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे कि मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे कि क्या कहते हैं, इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं, सॉरी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग इनके कुछ फंक्शन पढ़ लेते हैं मेम्ब्रेन के। मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड, अच्छा हाँ एक चीज़ और है कि जो लिपिड लेयर है, लिपिड लेयर का क्वासी फ्लूइड नेचर होता है। ठीक है, क्या होगा, लिपिड लेयर का जो नेचर है वो कैसा होता है, क्वासी फ्लूइड होता है। ठीक, क्वासी फ्लूइड सॉरी नेचर होगा। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, अब इनके फंक्शन क्या होते हैं कि ये सेल ग्रोथ भी करते हैं, साथ में फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन भी बनाते हैं और सिक्रीशन में भी हेल्प करते हैं, एंड साइटोसिस सेल डिवीजन इसमें भी हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड साइटोसिस के अलावा भी हैं, जैसे कि आपका फैगोसाइटोसिस हो गया, ठीक है, फैगोसाइटोसिस हो गया, इसके अलावा आपका पिनोसाइटोसिस हो गया। ये सब कौन करते हैं, सेल मेम्ब्रेन का मैं फंक्शन बता रही हूँ, एंड एक्सोसाइटोसिस भी होगा। ठीक है, ये सब इनके फंक्शन हो गए। ठीक है, और फिर अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। देखो बच्चों, क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेनली फंक्शन क्या होता है, एक सेकेंड, मेनली जो फंक्शन होता है, मेनली फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेनली फंक्शन क्या होता है, क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। और किस तरीके का ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो बच्चों ये दो तरीके से ट्रांसपोर्ट करते हैं। फर्स्ट होगा आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, ओके, एंड नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते किसे हैं, अच्छा ये मेम्ब्रेन जो होती हैं ये सेलेक्टिवली परमिएबल भी होती हैं। क्यों, सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है बच्चों, सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि ये कुछ ही आयंस को आने देती हैं जो सेलेक्टिव हैं। जैसे कि मान लो ये मेम्ब्रेन हो गई, हमें यहाँ ये ए हो गई, ये बी हो गई एंड ये सी हो गई, तो ये मान लो कि ए के लिए ही परमिएबल हो तो सिर्फ इसमें ए ही जा सकता है, बी एंड सी नहीं जाएंगे। ओके, इस तरीके से ये सेलेक्टिवली परमिएबल कहे जाते हैं। और पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल जब ट्रांसपोर्ट करता है, मॉलिक्यूल कैन मूव across the membrane without any requirement of energy। इसका मतलब हुआ बच्चों रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या होगा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि हायर कंसंट्रेशन टू
लोअर कंसंट्रेशन से जब कोई भी ट्रांसपोर्ट होता है तो वो क्या होगा, वो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। ओके, पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, जो कि क्या होते हैं ये, यानी कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब हुआ, पहले तो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये लेयर है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक, तो ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस होता है। मान लो कि ये यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, ये कोई भी है, और ये लोअर कंसंट्रेशन पे है, ठीक है, तो जो भी ट्रांसपोर्ट होगा वो हायर टू लोअर होगा, पैसिव में हायर टू लोअर पैस होगा, तो उसे बोलेंगे अलोंग द, मतलब उसी के साथ ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसे बोलते हैं पैसिव, और वहाँ पे कोई भी एनर्जी का यूज नहीं होगा, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। ओके, इस तरीके से क्या हो गया, इसे क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एक डिफ्यूजन वर्ड का यूज किया गया है। डिफ्यूजन का मतलब ही होता है, क्या होता है डिफ्यूजन का मतलब, डिफ्यूजन का मतलब हाई टू लोअर, ठीक है, हाई टू लोअर जाना, जैसे कि वाटर है, वाटर जब हाई टू लोअर जाएगा, हाई टू लोअर जाता है तो उसे बोलते हैं, टर्म दिया जाता है बच्चों ऑस्मोसिस। क्या वर्ड दिया गया है, ऑस्मोसिस वर्ड दिया गया है वाटर के लिए। ओके, इतनी बात समझ आ गई। अब हम लोग आगे देखेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बच्चों क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होते हैं, जस्ट उसका उल्टा होता है, ठीक है। क्या होगा, लोअर टू, ये क्या करते हैं, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन पे जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है अगेंस्ट द, अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट की बात किया गया, अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब क्या हुआ बच्चों कि ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का हमने मतलब बताया था यहाँ पे कि जब हायर टू लोअर जाएगा तो वो अलोंग होगा, और जब लोअर टू हायर जाएगा, जब लोअर टू हायर जाएगा कंसंट्रेशन, तो वहाँ पे वर्ड यूज किया जाएगा अगेंस्ट। ओके, अगेंस्ट यूज किया जाएगा, और यहाँ पर एटीपी की क्या होगी, ज़रूरत होगी, एटीपी रिक्वायर होगा, और यहाँ पे एटीपी रिक्वायर यानी कि एनर्जी रिक्वायरमेंट हो रही है, सप्लाई हो रही, यूटिलाइज हो रही है एनर्जी का, तो इस तरीके को क्या बोलेंगे हम, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है क्या, सोडियम एंड पोटेशियम पंप, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये न्यूरॉन में देखने को मिलते हैं। ओके, कुछ नहीं था, बस सिंपल सा पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव। पैसिव में क्या होता है, हायर टू लोअर जाता है ट्रांसपोर्ट, उसमें एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि भैया जब यहाँ पे ये हायर होगा, हाई होगा, तो वो ऑटोमेटिकली ही ट्रांसपोर्ट कर जाएगा, वहाँ कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी। और वाटर से, जब वाटर का डिफ्यूजन जब हायर टू लोअर होता है, उस वर्ड, उसको क्या दिया गया वर्ड, ऑस्मोसिस। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या हो गया कि लोअर टू हायर, जो कि अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। और यहाँ एटीपी का रिक्वायरमेंट हो रही, यानी कि एनर्जी खर्च हो रही है, तो उसे बोलते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। एंड साथ में इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सोडियम पोटेशियम पंप, जिससे जो कि न्यूरॉन में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा ख़त्म लेक्चर। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सेल वॉल पढ़ेंगे एंड एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे, जो कि एक एक छोटे छोटे लेक्चर रहेंगे, उसको एक साथ नहीं पढ़ाएंगे, अलग अलग लेक्चर पढ़ाएंगे, पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ख़त्म हो गया ये यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कोई डाउट हो आप ज़रूर पूछिए, किसी भी तरीके का क्वेश्चन है आप ज़रूर पूछिए पढ़ाई से रिलेटेड। और नीट की अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम के अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। इस तरीके से आप लोग थ्योरी पढ़िए एंड साथ में क्वेश्चन भी लगाइए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।